स्वागत करता हूँ सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गेम नर्सिंग कैरियर। साथ ही जो आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे। इमेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, मैं बलजीत यादव, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से एक बार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये है ECG एंड कार्डियो इमेज बेस क्वेश्चंस। यानी यहाँ पे आपको आज के सेशन के अंदर जो मिलने वाला है वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में कंटेंट मिलने वाला है। आपको इमेजेस दिखाई जाएंगी, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या काम आती है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, क्या साइन है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इसके अंदर हम ECG के बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूँगा और एक एक करके हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर एक साथ में लेता हूँ तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और आप लोगों को थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। तो हम शॉर्ट करके इसको पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी शुरुआत करते हैं। इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत से पहले मैं आपको 2-3 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। साथियों देखो, रात की पढ़ाई, रात की पढ़ाई, रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है। रात की पढ़ाई सबसे अच्छी पढ़ाई होती है, क्योंकि क्योंकि इस वक्त आप किताबों के लिए आप किताबों के लिए और किताबें आपके लिए आपके लिए जगती है या जागती है, जागती है। साथियों बहुत अच्छी लाइन मैंने लिखी है कि रात की जो पढ़ाई है वो सबसे अच्छी पढ़ाई मानी जाती है, क्योंकि इस वक्त आप किताबों के लिए और किताबें आपके लिए जगती हैं। यानी आप दोनों बहुत डेडिकेट रहते हैं, आप किताबों के प्रति और किताबें आपके प्रति, इसलिए रात की पढ़ाई को सबसे अच्छी बेहतरीन पढ़ाई मानी जाती है। इसीलिए इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत भी हम रात के टाइम में ही करते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा है। चलो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। साथियों आप सभी को दिख रहा होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि जो इमेज शो की गई है डायग्राम में वो किससे रिलेटेड है, ये आपसे पूछा जाएगा। बेसिकली इस इमेज का नाम पूछा जाएगा आपसे कि किस चीज़ की इमेज है, कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये टेस्ट है, इस टेस्ट को आपको बोला जाता है ट्रेडमिल टेस्ट। क्या बोला जाता है साथियों? ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट। ये टेस्ट आप कब करते हैं? तो आप लोगों को पता होगा साथियों कि हाइपरटेंशन या कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के लिए, कार्डियोवैस्कुलर जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होती है, इन डिजीज को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, एक डायग्नोस्टिक टेस्ट किया जाता है जिसको ट्रेडमिल टेस्ट बोलते हैं। और ये ट्रेडमिल टेस्ट ऐसा होता है, दिखने में ये जो मशीन आपको दिख रही है ये ट्रेडमिल होती है। जैसा आप जिम के अंदर आप लोग जिस पे रेस करते हैं, सेम उसी प्रकार की ट्रेडमिल होती है। यहाँ पे भी पेशेंट क्या करता है? रनिंग करता है। यहाँ पे पेशेंट क्या करता है? रनिंग करता है। यानी ट्रेडमिल किस काम आती है? रनिंग के काम आती है। तो यहाँ पे पेशेंट क्या कर रहा है? रनिंग कर रहा है। लेकिन बस फर्क इतना है उस जिम वाली ट्रेडमिल में और इस ट्रेडमिल के अंदर कि यहाँ पे एक और एनोदर मशीन होती है, और आपको दिख रही होगी ये एक और मशीन होती है यहाँ पे, जिसको आप लोग बोलते हैं एक मॉनिटर होता है। क्या होता है साथियों? एक मॉनिटर। और इस मॉनिटर के अंदर
किसकी मॉनिटरिंग होती है, ईसीजी की मॉनिटरिंग होती है। कैसे होती है तो आपको पता होगा, यहाँ पे बीपी कफ बांध दिया जाता है, पेशेंट के हाथ के क्या बांध दिया जाता है, आर्म के ऊपर बीपी कफ बांध दिया जाता है और इस कफ को अटैच कर दिया जाता है मॉनिटर के साथ, इस कफ को अटैच किया जाता है मॉनिटर के साथ। तो जैसे जैसे पेशेंट रनिंग करता है वैसे उसकी हार्ट रेट है वो बढ़ती जाती है और उसकी ईसीजी है उसके वो भी क्या होती है, उसमें चेंजेस रहते हैं, यानी ईसीजी यहाँ पे चलती रहती है, हार्ट रेट वगैरह यहाँ पे चलती रहती है। तो उस पेशेंट का जब वो रनिंग करता है उस दौरान उसकी ईसीजी को देखा जाता है, उसके और कंपोनेंट्स को देखे जाते हैं। ऐसे टेस्ट को क्या बोला जाता है, ट्रेडमिल टेस्ट बोला जाता है। ये टेस्ट हमेशा टेक्नीशियन या डॉक्टर की प्रेजेंस में किया जाता है और वो उसको फाइंड आउट करता है। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों, जब ये पेशेंट रनिंग करेगा, जब ये पेशेंट रनिंग करेगा, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, मैं थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें भी बता देता हूँ। जब पेशेंट रनिंग करेगा यहाँ पे, जब साथियों पेशेंट यहाँ पे रनिंग करेगा तो रनिंग के दौरान क्या होगा, उसका इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, उसका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा तो उसकी ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी, उसकी हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब इंक्रीज देखने को मिलेंगी। अगर पेशेंट नॉर्मल है तो इसकी ब्लड सप्लाई है वो मेंटेन रहेगी, वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। इफ पेशेंट नॉर्मल, इफ पेशेंट नॉर्मल, अगर आपका पेशेंट नॉर्मल है तो उसकी ये सारी चीज़ें क्या रहेंगी, नॉर्मल रहेंगी। यानी हार्ट रेट बढ़ती रहेगी, मेंटेन रहेगी, इसका मतलब क्या है, हार्ट रेट भी इंक्रीज रहेगी, इंक्रीज हार्ट रेट रहेगी, पल्स रेट रहेगी, ये सब चीज़ें। तो इसका मतलब उसने बैलेंस कर लिया, उसका कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो रहा है, उसने बैलेंस कर लिया। लेकिन अगर वो ट्रेडमिल के ऊपर उसकी जो ब्लड सप्लाई है, उसका बीपी है, ये सब चीज़ें अगर उसकी डिक्रीज हो जाए, फॉल हो जाए एकदम से, तो इस चीज़ को आप बोल सकते हैं कि इसने मेंटेन नहीं किया और पेशेंट को क्या हो सकता है, शोक में जा सकता है। तो इस चीज़ को देखने के लिए यहाँ पे मॉनिटरिंग लगातार की जाती है और इसी को बोला जाता है ट्रेडमिल टेस्ट। अगली इमेज की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट जो इमेज है ये आपको दिख रही होगी और साथियों ये जो इमेज है ये है होल्टर मॉनिटरिंग की। आप सभी को भी पता होगा, जिन लोगों ने हॉस्पिटल के अंदर जो काम किया है, जिन पेशेंटों ने हॉस्पिटल के अंदर काम किया उन्होंने जरूर देखा होगा, ये क्या है, होल्टर मॉनिटरिंग है, होल्टर मॉनिटरिंग मशीन है, होल्टर मॉनिटरिंग। तो जो होल्टर मॉनिटरिंग है इसकी मशीन, ये आपका होल्टर मॉनिटरिंग डिवाइस होता है, ये पेशेंट की गर्दन में लटका दिया जाता है और इसके अंदर ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ईसीजी की तरह ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। इन 5 इलेक्ट्रोड्स को पेशेंट के चेस्ट के एंटीरियर में इनका क्या किया जाता है, प्लेसमेंट किया जाता है। एक राइट साइड में होता है, एक लेफ्ट साइड में होता है और 2 नीचे की साइड होते हैं, एक राइट साइड में और 2 ये लेफ्ट साइड के अंदर। इस तरह से इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट किया जाता है। जो होल्टर मॉनिटरिंग है ये एक प्रकार से क्या होती है, ईसीजी मॉनिटरिंग की तरह होती है। सेम कैसे होती है ये, सेम एज ईसीजी मॉनिटरिंग की तरह ही होती है ये। लेकिन फ़र्क क्या होता है, ईसीजी के अंदर थोड़ी देर के लिए मॉनिटरिंग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है, ईसीजी मॉनिटरिंग जो है वो 24 से लेके 72 हावर्स कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग किया जाता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग किया जाता है। देखो कई बार क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट को चेस्ट पेन वगैरह होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, एक पेशेंट है जिसको क्या हो रहा है साथियों, चेस्ट पेन वगैरह हो रहा है। अब इस चेस्ट पेन के दौरान अगर उसी दौरान आप सेम ड्यूरेशन के अंदर आप लोग क्या करवाते हैं, सेम टाइम अगर आप ईसीजी करवाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आपने ईसीजी करवाने में आपको टाइम लग गया, आप हॉस्पिटल तक पहुंचने में आपको समय लग गया और आपने देखा कि चेस्ट पेन है वो सबसाइड हो गया, अब आप अगर ईसीजी करवाएंगे तो ईसीजी आपका क्या दिखाई देगा, नॉर्मल दिखाई देगा, तो आपकी डिजीज को पकड़ में नहीं आ पाएगी। इसलिए क्या किया जाता है, 24 आवर्स होल्टर मॉनिटरिंग किया जाता है। और जब ये होल्टर मॉनिटरिंग करेंगे तो 24 आवर्स में जब भी बॉडी के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी होगी
हार्ट के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी होगी तो तुरंत ईसीजी के अंदर चेंजेज आएंगे और इस ईसीजी को हम देख के हम बता देंगे 24 आवर्स के अंदर कि फला समय पे पेशेंट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुआ था या डिमांड बढ़ा था, जो भी XYZ है वो चेंजेज हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। यानी होल्टर मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस 24 आवर्स के लिए या 72 आवर्स के लिए ईसीजी मॉनिटरिंग किया जाता है। तो इस डिवाइस को आप लोग क्या बोलते हैं, होल्टर मॉनिटरिंग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये साथियों एक है लेवाइंस साइन, आपको नाम भी दिख रहा है लेवाइंस साइन। इस लेवाइंस साइन को आपसे बोलेगा कि दिखाया गया इमेज जो आपको पिक्चर में दिखाया गया है वो कौन से साइन को इंडिकेट करता है। आपको ओस्लर नोड्स, लेवाइन साइन, कार्डिनल साइन, पता नहीं अलग अलग साइंस आपको बोलेगा। तो यहाँ पे आप आंसर क्या करने वाले हैं, लेवाइन साइन। साथियों आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो पेशेंट है वो कैसा दिख रहा है, उसने अपनी फिस्ट को क्लोज किया है, ये उसकी मुट्ठी है, इस फिस्ट को उसने क्लोज किया है और उसको पकड़ के उसने चेस्ट के ऊपर ऐसे क्या किया है, चेस्ट को जकड़ दिया है। इस साइन को आप बोलते हैं लेवाइन साइन। ऐसा क्यों होता है साथियों, देखो इस पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है, इस पेशेंट को क्या है, चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट पेन। और ये चेस्ट पेन क्यों हुआ है तो आप लोग बता दें, ड्यू टू डिक्रीज डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम। जब मायोकार्डियम को साथियों ब्लड सप्लाई घट जाती है और जब मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई घटेगी तो पेशेंट को क्या आएगा, चेस्ट पेन आएगा। पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा साथियों, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। और ये चेस्ट पेन क्यों मिलता है, ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है तो आप लोग बताएं, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। एंजाइना पेक्टोरिस एक डिजीज है, उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, चेस्ट पेन देखने को मिलता है। और ये चेस्ट पेन क्यों देखने को मिलता है तो आप लोगों ने बताया, ड्यू टू डिक्रीज दी ऑक्सीजन सप्लाई टू दी मायोकार्डियम एंड इंक्रीज दी ऑक्सीजन डिमांड टू दी मायोकार्डियम। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को चेस्ट पेन होता है सीवियर टाइप का और वो क्लोज फिस्ट करके और चेस्ट को पकड़ लेता है। इस साइन को बोलते हैं लेवाइन साइन के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, किस में देखने को मिलता है तो आप कहें एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर। और एंजाइना पेक्टोरिस का मेन सिम्टम होता है चेस्ट पेन। और ये चेस्ट पेन रेस्ट वगैरह से या नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव हो जाता है। अगर पेशेंट को नाइट्रोग्लिसरीन देंगे या आप बोलेंगे, पेशेंट आपको बोलेगा कि मैं थोड़ी देर रेस्ट करता हूँ उसके बाद पेन सबसाइड हो जाता है, तो आप समझ जाएंगे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, एंजाइना पेक्टोरिस हो रहा है। इससे अलग जो बातें हैं जो डेस्क्रिप्टिव लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेवाइन साइन के बाद एक दूसरा साइन है, फिजिकल आपको दिखा रहा होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन। कि हम फिजिकल जब एग्जामिनेशन करते हैं तब कई बार ये देखा जाता है कि एक होमान साइन क्या होता है, होमान साइन। ये जो आपको जो इमेज दिख रही है ये किसकी है, ये नर्स इसका क्या चेक कर रही है, होमान साइन चेक कर रही है। और होमान साइन साथियों किसके लिए चेक किया जाता है तो आप लोग बता देना, डीवीटी के लिए चेक किया जाता है। डीवीटी बोले तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए चेक किया जाता है। और इसके अंदर आप लोगों ने देखा होगा, देखो पेशेंट को सुपाइन लिटा दिया जाता है, सुपाइन लिटाने के बाद उसके पैर को इस तरह से लेग को सपोर्ट किया जाता है। और लेग का जो ये फुट वाला पार्ट है, इस फुट का क्या किया जाता है, डोर्सीफ्लेक्शन। डोर्सीफ्लेक्शन का मतलब होता है इसको इस डायरेक्शन में इसको बेंड किया जाएगा, इसको बोलते हैं डोर्सीफ्लेक्शन। इसको क्या बोलेंगे, डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ फुट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक बार मेरे हाथ की ओर देखना, मान लीजिए ये आपका फुट है, मान लीजिए ये आपका फुट है और इस फुट के अंदर देखेंगे, अगर मैं इस फुट को इस तरह से मोड़ूंगा नीचे की ओर तो ये होता है पैलेंटर फ्लेक्शन ऑफ फुट। और अगर मैं इसको ऐसे मोड़ूंगा ऊपर की ओर, देखो ऐसे इस तरह से, तो ये क्या होता है, डोर्सीफ्लेक्शन होता है। अब जब मैं इसका डोर्सीफ्लेक्शन करूंगा तो यहाँ पे जो ये काफ मसल्स हैं, इन काफ मसल्स के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर पड़ेगा तो डीवीटी अगर वहां पे रहेगा तो यहाँ पे इस वाले एरिया के अंदर पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, पेन देखने को मिलेगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव होमान साइन। कि डोर्सीफ्लेक्शन के दौरान अगर पेन फील करे पेशेंट तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव होमान साइन। पॉजिटिव होमान साइन आपसे पूछा जाता है कौन सी डिजीज का क्लासिकल सिम्टम है तो आप कहेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस का है। अलग अलग क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट साइन है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, इसको बोलते हैं ब्रोडी
ट्रेंडलैंडबर्ग टेस्ट। जो इमेज आपको दिखाई जा रही है इसके अंदर ये जो टेस्ट है, सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये टेस्ट कब किया जाता है, ये टेस्ट कब किया जाता है। तो आप लोग बताएंगे टू फाइंड आउट या टू डायग्नोज वेरिकोज वेन। किसको डायग्नोज करने के लिए? वेरिकोज वेन को। एक डिजीज होती है वेरिकोसिटी ऑफ वेन्स या वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। इस वेरिकोज वेन्स को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको आप बोलते हैं ट्रेंडलैंडबर्ग टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, देखो जो हमारे लेग्स है, इन लेग्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, जो भी वेनस रिटर्न होता है, उन वेनस रिटर्न के अंदर, वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। और ये वाल्व कैसे होते हैं, क्या पाए जाते हैं, वेन्स के अंदर वाल्व पाए जाते हैं। और ये वाल्व कैसे होते हैं, सिंगल डायरेक्शन में होते हैं, वन वे डायरेक्शन में होते हैं। आप लोग समझ गए होंगे वन वे डायरेक्शन। वन वे डायरेक्शन का मतलब भी क्या होता है कि एक साइड में, एक ही साइड से जाने का रास्ता है, वापस आने का नहीं है। अब जैसे यहाँ से इन वेन से जब ब्लड ऊपर जाएगा ऐसे, तो ब्लड ऊपर तो जा सकता है लेकिन ब्लड वापस फिर ग्रेविटी के कारण नीचे नहीं गिरेगा। नीचे क्यों नहीं गिरेगा? क्योंकि यहाँ पे वाल लगे हुए हैं और ये वाल कैसे हैं, वन वे डायरेक्शन के अंदर है। तो होता क्या है, वेरिकोज वेन के अंदर जो वेन्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वेरिकोज हो जाती हैं, फूल जाती हैं, उनका साइज इंक्रीज हो जाती है, मोटी मोटी हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? क्योंकि जो रिटर्न है, वेनस रिटर्न अच्छे से नहीं हो पाता है। इस डिजीज के अंदर क्या नहीं हो पाता है, वेनस रिटर्न अच्छे से नहीं हो पाता है। और वेनस रिटर्न नहीं होगा तो पेशेंट को क्या हो जाता है, वेरिकोज वेन हो जाती है। यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, देखो इस टाइप की वेन, फूली हुई वेन आपको दिखाई देने लग जाती है। अब ये टेस्ट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पेशेंट को सुपाइन लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद पेशेंट का जो पैर है, लेग है, उसको एलिवेट किया जाता है। और यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, एक टर्निक्वेट बांध दिया जाता है। ये यहाँ पे एक टर्निक्वेट अप्लाई कर दिया जाता है टाइट, और फिर लेग को उठाया जाता है। लेग को उठाते हैं तो ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है वो नीचे की ओर ट्रांसफर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ये वेरिकोसिटी सबसाइड हो जाती है। उसके बाद इसी के अंदर जब हम ऊपर टर्निक्वेट अप्लाई कर देते हैं तो पेशेंट को फिर क्या करते हैं, स्टैंड अप होने के लिए बोलते हैं। और स्टैंड अप होने के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे क्या दिखाई देती है, वेरिकोसिटी दिखाई देती है। फिर हम इस टर्निक्वेट को ओपन कर देते हैं तो वेरिकोसिटी गायब हो जाती है। इसको बोलते हैं कि जो वेरिकोज वेन है वो कोलैप्स हो गई। तो ये सब ग्रेविटी को मेंटेन देखने के लिए, वाल्व्स की डायरेक्शन को देखने के लिए, उनके फंक्शन को चेक करने के लिए काम में लिया जाता है। और इस टेस्ट को बोलते हैं ब्रोडी ट्रेंडलैंडबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। अगला जो आपका इमेज है वो आपको दिख रहा होगा, एक डीवीटी है और एक नॉर्मल है। अभी मैंने बताया था कि डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, और नॉर्मल जो लेग है उसके अंदर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया है। देखो इस लेग के अंदर जो इसका कलर है वो नॉर्मल दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही यहाँ पे किसी प्रकार का साइनोसिस वगैरह, ना तो किसी प्रकार का साइनोसिस है, साइनोसिस, या फिर आप कह सकते हैं एडिमा वगैरह, एडिमा वगैरह, ये सब यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। और कैसी देखने को मिल रही है, कलर वगैरह, ये सब चीज़ें नॉर्मल देखने को मिल रही है, नॉर्मल कलर, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। इसको आप कहेंगे नॉर्मल लेग से। लेकिन इस वाले लेग में आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या हो रही है, रेडनेस टाइप की भी हो रही है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्या है, साइनोसिस टाइप का देखने को मिल रहा है। उसके बाद ब्लूइश डिस्कलरेशन के बाद एडिमा भी देखने को मिल रहा है। ये सब सिम्टम्स किसके हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के हैं। इसको बोलते हैं डीवीटी। इसके अंदर पेन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, पेन भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं डीवीटी और नॉर्मल लेग के अंदर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वेरिकोज वेन अभी हमने बात की थी, इसकी अगर स्टेज की बात की जाए कि कितनी स्टेज होती है वेरिकोज वेन की, तो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मल जो वेन है, नॉर्मल लेग है, उसके अंदर आप लोग देख सकते हैं इस तरह की लेग दिखाई देगी। यहाँ पे किसी प्रकार की वेरिकोज फूली हुई वेन दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जब स्टेज फर्स्ट होगी वेरिकेज की तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि रेटिकुलर वेन्स देखने को मिलती है। रेटिकुलर का मतलब छोटी छोटी वेन्स फूली हुई दिखाई देने लगती है, स्पाइडर वेन्स। यहाँ पे आपको इस वाले रीजन में देखिए आपको कुछ दिख रहा होगा अलग, हल्की हल्की वेन्स दिखाई दे रही हैं। वेरिकोज वेन की फर्स्ट स्टेज कहलाती है। सेकंड स्टेज पे आइए। जब सेकंड स्टेज की हम बात करते हैं तो वेरिकोज जो वेन है वो वेनस नोड्स के साथ में दिखाई देती है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले एरिया में आपको बिल्कुल साफ दिख रहा होगा
यहाँ पे डॉट डॉट करके नोड्स दिख रहे हैं, देखो ये इस तरह के नोड्स दिखाई देंगे। यहाँ पे आप इमेजिन कर सकते हैं, इस साइड यहाँ पे भी दिख रहे हैं, एक साइड मैंने इसको अंडरलाइन किया है, ये आपके क्या है, नोड्स है, ये आपके क्या है, नोड्स है। तो इन नोड्स को आप लोग वेरिकोज वेन के साथ साथ नोड्स भी दिखाई दे तो इसको सेकंड स्टेज बोलेंगे। थर्ड स्टेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एडिमा देखने को मिलता है। लोअर लेग के अंदर देखो नोड्स भी दिखाई दे रहे हैं, नोड्स भी दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को रेडनेस भी दिखाई दे रहा है, स्वेलिंग भी दिखाई दे रहा है, एडिमा दिखाई दे रहा है, इसको बोलेंगे थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज के अंदर हम बात करें तो एक साइन और निकल के आता है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चकते टाइप की स्ट्रक्चर हो जाती है जिसको आप बोलते हैं एक्जेमा। बहुत बड़े बड़े चकते हो जाते हैं, नोड्स भी हैं यहाँ पे, वेरिकोज वेन भी है, रेडनेस टाइप की भी है, स्वेलिंग भी है, एडिमा भी है, तो इसको फोर्थ स्टेज बोल देते हैं। वेरिकोज वेन की ये 4 स्टेज होती हैं। आपको डायग्राम दिखाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा बताओ ये वेरिकोज वेन की कौन सी स्टेज है, बताओ ये कौन सी स्टेज है, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। हार्ट है हमारी बॉडी का बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है, हार्ट बॉडी के लिए वाइटल ऑर्गन्स के अंदर गिना जाता है। अब आपने देखा होगा, देखो ये आपका आर्क ऑफ अरोटा है, ये आपका अरोटा है, और ये अरोटा पूरी, इस अरोटा से ब्रांचें निकलती हैं और यही अरोटा पूरी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई देता है। इसी अरोटा की ही कोई ब्रांच आके हार्ट को भी ब्लड सप्लाई करती है। तो आपने देखा होगा जब ब्लड सप्लाई बाधित हो जाए और हार्ट को प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिल पाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो किसी भी कारणवश हो सकता है, उसको बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग। एक सर्जरी की जाती है जिसको क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, CABG बोला जाता है। और ये डबल बाईपास है, डबल मतलब दोनों साइड से। आप लोगों को दिख रहा होगा ये वाला जो वेन है, सॉरी ये वाला जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, इसके अंदर कहीं ब्लॉकेज हो गया, तो ब्लॉकेज हो गया तो हमने क्या किया, यहाँ से एक ग्राफ्ट बनाया डायरेक्ट अरोटा से और उसको यहाँ पे जोड़ दिया, जो ब्लॉकेज था उस रास्ते से आगे ले जाके इसको कनेक्ट कर दिया, इसको बोलते हैं कोरोनरी बाईपास ग्राफ्टिंग। सेम यहीं पे ऐसा हुआ है, देखो यहाँ से एक ग्राफ्ट डाला, इस ग्राफ्ट के अंदर आपका ब्लड आएगा और इसको यहाँ पे इस ब्लड वेसल्स के साथ जोड़ दिया। हो सकता है यहाँ पे क्या था, ब्लॉकेज था, तो इसको बोलते हैं CABG, ये आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहे होंगे साथियों, एक है ये CPAP। CPAP बोले तो कंटिन्यू प्रेशर पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। एक है BiPAP, बाई इंटरमिटेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, यानी इसके अंदर इंटरमिटेंट रुक रुक के प्रेशर दिया जाता है लेकिन पॉजिटिव दिया जाता है, नेगेटिव प्रेशर नहीं दिया जाता, पॉजिटिवली यानी फोर्सफुली पुश किया जाएगा। आपने देखा होगा ये एक प्रकार का वेंटिलेटर है, ये एक प्रकार का माइनर वेंटिलेटर है। क्या है साथियों, ये माइनर वेंटिलेटर है। और वेंटिलेटर क्या देता है, सांस देता है। तो ये भी यहाँ पे क्या देता है, पॉजिटिवली फोर्सली आपको क्या देगा, सांस देगा। आपने देखा होगा कुछ पेशेंटों को हॉस्पिटल में जिनको सांस लेने में दिक्कत आती है, रात के टाइम में जिनको एपनिया होता है, ऐसे पेशेंट्स को, एपनिया का मतलब सीसेशन ऑफ ब्रीथिंग होता है, ऐसे पेशेंट्स को क्या लगा दिया जाता है, CPAP या BiPAP लगा दिया जाता है। और इसके अंदर एक प्रेशर के साथ ये पेशेंट को क्या डिलीवर करता रहेगा, एयरवे प्रेशर जनरेट करता रहेगा। तो इसको बोलते हैं BiPAP, CPAP। इनकी बात जब हम वेंटिलेटर पढ़ेंगे उस चैप्टर के अंदर करेंगे। नेक्स्ट मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ। आगे आपको एक इम्पोर्टेंट स्लाइड दिख रही होगी और आपने अभी एक नाम सुना था CABG, या फिर एक वर्ड सुनेंगे, एक और सर्जरी होता है जिसको आप बोलते हैं PTCA। क्या होता है, हार्ट की एक सर्जरी होती है जिसको एक प्रोसीजर होता है जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस ट्रांस कोरोनरी एंजियोग्राफी, यानी ब्लड वेसल्स के द्वारा अंदर जाया जाएगा और एंजियोग्राफी, ब्लड वेसल्स को, हार्ट की ब्लड वेसल्स को देखा जाएगा, विजुअलाइजेशन किया जाएगा और जहाँ पे ब्लॉकेज होंगे वहाँ पे स्टंट डाल दिए जाएंगे, इसको बोलते हैं PTCA। तो ये जो स्टंट है ये अलग अलग प्रकार के आते हैं। मैस स्टंट, मैस का मतलब होता है कुछ स्टंट ऐसे आते हैं जो जाली जैसे होते हैं, ये आपको दिख भी रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है एन्युलर कोइल स्टंट, कुछ मुड़े हुए, कोइल की तरह मुड़े हुए इस तरह की आकृति के दिखाई देंगे, इसको बोलते हैं एन्युलर कोइल स्टंट।
कुछ ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर्स के होते हैं जिसको ट्यूबुलर स्टंट बोलते हैं, कुछ गैंग्लियन स्ट्रक्चर के होते हैं, इनको गैंग्लियन शेप स्टंट बोलते हैं। तो स्टंट जैसे ये आर्टरी है, ये कोई आर्टरी है, ये पिचक गई है, ठीक है, इस पिचकी हुई आर्टरी के अंदर स्टंट डाल देंगे और स्टंट डालेंगे तो ये पिचकेगी नहीं, इसका डायमीटर मेंटेन रहेगा, इसलिए स्टंट डाले जाते हैं इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट हम बोलते हैं आगे की स्लाइड आपने देखी होगी, ये आपको स्लाइड दिख रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैन्यूअर है। यहाँ पे आपको दिख रहा है हेड टिल्ट मैन्यूअर है, ये कौन सा है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर बोलते हैं। आपने देखा होगा जब रोज पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, रोज पोजीशन, उस दौरान भी, रोज पोजीशन के दौरान भी आप लोग क्या करते हैं, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट करते हैं, हेड हेड टिल्ट करते हैं, हेड हेड टिल्ट, हेड को पीछे की ओर मोड़ देते हैं, एंड चिन लिफ्ट करते हैं, चिन क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। और ऐसा करने से क्या हो जाता है, स्ट्रेट एयरवे हो जाता है, स्ट्रेट एयरवे। ये हम क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, स्ट्रेट दी एयरवे, एयरवे को स्ट्रेट करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा ये जो हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्यूअर है, ये जब पेशेंट को कई बार सांस नहीं आती है उस दौरान भी इस मैन्यूअर को यूज करते हैं। दूसरा आपने देखा होगा ईटी इंट्यूबेशन के अंदर, ईटी इंट्यूबेशन के अंदर भी इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद आपने देखा होगा एनेस्थेसिया के दौरान भी आप लोग कई बार इसको ओटी वगैरह में भी यूज करते हुए देखे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अलावा, यानी जब भी आपको एयरवे को मेंटेन करना पड़े, एयरवे को सीधा करना पड़े, उस दौरान आप लोग इसको यूज करते हैं। लैरिंगोस्कोप डालते हैं उस दौरान इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है एक ज्या थ्रस्ट मैन्यूअर, इसके अंदर ये जो ज्या होती है इसको ऐसे पकड़ के ऊपर की ओर लिफ्ट किया जाता है, इस मेथड को बोलते हैं ज्या थ्रस्ट मैन्यूअर। और ये कब किया जाता है, जब एडल्ट के अंदर चोकिंग हो जाता है, एडल्ट के अंदर जब चोकिंग हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप लोग क्या करते हैं, ज्या थ्रस्ट मैन्यूअर करते हैं। ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेट माना जाता है अगर सर्वाइकल इंजरी है, अगर सर्वाइकल इंजरी है, सर्वाइकल इंजरी के अंदर ये दोनों ही मेथड्स हैं, इन दोनों को आप लोग बहुत कम यूज करते हैं या कॉन्ट्रा इंडिकेट माने जाते हैं ज्या थ्रस्ट मैन्यूअर। आप लोग ध्यान रखेंगे इन सब क्वेश्चनों का। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि लैरिंगोस्कोप डाला जा रहा है, ये आपका लैरिंगोस्कोप है, ये जो आपको दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट, ये लैरिंगोस्कोप डाला जा रहा है और ईटी इंट्यूबेशन किया जा रहा है, तो इसको आप लोग कह सकते हैं ईटी इंट्यूबेशन या लैरिंगोस्कोपी की जा रही है। ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट एक स्लाइड दिख रही है हार्ट की, हार्ट के बारे में आपकी स्ट्रक्चर्स हैं। ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। जो राइट साइड है ये ब्लूइश कलर की है क्योंकि इस साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये रेड कलर की है क्योंकि इस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये सब आपको पता है। यहाँ पे आपकी कोरोनरी साइनस होता है, ये कोरोनरी साइनस है जहाँ पे सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा जहाँ पे खुलती हैं उसी के पास में एक साइनस होता है, उसी के पास में एक साइनस होता है और उस साइनस को बोलते हैं कोरोनरी साइनस। हार्ट का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो कोरोनरी साइनस में आके गिरता है। उसके बाद और ये राइट साइड में होता है। ये आपको बीच में इधर दिख रहा होगा, ये सारा आपका क्या है, इस साइड ये बंडल ऑफ हिज, और ये आपका एसए नोड वगैरह है, एसए नोड, एवी नोड, उसके बाद एसए नोड, एवी नोड, उसके बाद बंडल ब्रांच, बंडल ऑफ हिज और बंडल ब्रांच। ये आपका कंडक्टिव सिस्टम है। उसके बाद ये आपका ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये सबसे बड़ा वाल्व होता है जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ये बाइकस्पिड वाल्व होता है जिसको मिट्रल वाल्व होते हैं, इसमें 2 कस्प होते हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टेनोसिस होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेनोसिस इसी वाल्व के अंदर होता है, मिट्रल वाल्व के अंदर, जो लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। अब एक वाल्व यहाँ पे होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और पल्मोनिक आर्टरी के बीच, सॉरी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनिक आर्टरी के बीच, और एक इसमें होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच। इसको अरोटिक वाल्व बोलते हैं, अरोटिक वाल्व बोलते हैं, इसको पल्मोनिक वाल्व बोलते हैं। यानी हार्ट के अंदर ये 4 वाल्व होते हैं,
पल्मोनिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, और तीसरा आपका क्या है एरोटिक, और चौथा आपका क्या है पल्मोनिक। देखो टोटल नंबर ऑफ वाल की बात करें तो हार्ट में चार वाल होते हैं टोटल नंबर में। टाइप्स की अगर बात की जाए तो 2 टाइप्स के वाल होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स वाल होते हैं, 2 टाइप्स वाल। लेकिन नंबर में कितने होते हैं? 4 होते हैं। टाइप्स 2 है, एक होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व और दूसरे क्या होते हैं सेमीलूनर वाल्व। जो ऊपर वाले वाल्व हैं, ये वाला वाल्व और ये वाला वाल्व, ये दोनों ही कैसी कैटेगरी के हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है। नाम से भी पता लग रहा है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। ये भी आपका एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसलिए इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है, इसको भी एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बोला जाता है। लेकिन ये जो वाल्व है, ये जो वाल्व है यहाँ पे जो आपको वाल्व दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? सेमी लूनर टाइप के हैं। कैसे हैं? सेमी लूनर टाइप के हैं। और सेमी लूनर बोले तो ये अर्धचंद्राकार वाल्व हैं। ये कैसे वाल्व हैं? अर्धचंद्राकार, इसलिए इनको सेमी लूनर वाल्व बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर। तो टाइप्स की अगर आपसे बात करेगा तो हार्ट के अंदर 2 टाइप्स के वाल्व होते हैं, और नंबर में अगर बात करेगा तो हार्ट के अंदर 4 नंबर में टोटल 4 वाल्व होते हैं। इन चैम्बर्स के बीच में ये दीवार होती है, इसको आप लोग सेप्टम बोलते हैं। जब एट्रियम के बीच में है, दोनों एट्रियम के बीच में, तो इसको एट्रियल सेप्टम बोल दिया। वेंट्रिकल्स के बीच में होगी तो इसको वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देंगे। ये ऊपर सुपीरियर वेना केवा, ये इंफीरियर वेना केवा। तो आप लोगों को पता लग गया होगा ये नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है हार्ट की, कौन कहाँ है, ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोग अगले क्वेश्चन सेशन के अंदर लेंगे। आज के लिए यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप नए हैं तो आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को तक पहुंचता रहे। और आपके द्वारा जो मैसेज छोड़े जाते हैं उनसे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आपके लाइक और सब्सक्राइबर्स, आपके इन्हीं सब चीज़ों से हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ऐसे हम आपसे उम्मीद करते हैं। आज के इस बेहतरीन सेशन की हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हम यहाँ तक पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगला पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा। यहाँ तक हम इस सेशन को पढ़ेंगे और इसमें जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और उन इमेज बेस्ड के साथ साथ दोस्तों मैं आपको थ्योरेटिकल बातें भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग लेक्चर को जरूर आप लोग देखें और अपने जितने भी दोस्त हैं उनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच आज के लिए।